हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक हम पढ़ चुके थे, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक बार जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं उन्हें हम क्या कर लेंगे, एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आज के नए जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं? देखो, कोयला और पेट्रोलियम एक प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का उपयोग करके क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं संसाधनों का उपयोग करके। ठीक, तो वही क्या है, कोयला और पेट्रोलियम भी हमारा एक प्रकार के संसाधन है। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में क्या अंतर है? देखो, जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है, वन है, जंगल है, वन्य जीव है, तो ये सारे ही हमारे कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन है जो मानवीय प्रयासों द्वारा बने हुए होते हैं। जैसे कि हम कहें कि रेल है, वाहन है, अलग अलग प्रकार के उपकरण है, बिजली से चलने वाले अनेकों अनेक उपकरण है, और भी कई सारी चीजें हैं जो मानवों के प्रयासों द्वारा हमें मिलती हैं, जो मानवों द्वारा बनाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक, अब मानव निर्मित संसाधन हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं और हम पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन से? एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हमारे समाप्त होने वाले संसाधन। अब ये दोनों क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने इनमें। देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि ये बार बार रिन्यू होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। जैसे कि हम कहें वायु, तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? असीमित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? असीमित। जैसे कि वायु भी क्या है, हमारे असीमित मात्रा में हमें मिलती है। असीमित मात्रा में हमें मिलती है। ठीक, अब दूसरी तरफ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि इनका नाम ही है, इन्हें गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय भी कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अब ये कौन से संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें सीमित मिलती है, सीमित अमाउंट में ये हमें मिलते हैं। अब सीमित मात्रा होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, आसानी से समाप्त हो सकते हैं। अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमारा कोयला है, खनिज है, ठीक है, या वन है, वन्य जीव है, ये सब हमें कहाँ क्या कैसे मिलते हैं? सीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक, सीमित मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण सीमित मात्रा में मिलने के कारण ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाएगा और इन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाएगा। ठीक, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। इतनी बात क्लियर हो गई, जो कि हम पढ़ चुके कि ये जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं और ये क्या होते हैं? समाप्त नहीं होते, किसी भी मानवीय प्रतिक्रियाओं द्वारा समाप्त नहीं होते। जबकि ये संसाधन, यानी कि जो हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है, ये क्या होते हैं? ये हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं और ये मानवीय प्रतिक्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक, चलो ये भी हमने पढ़ लिया था। साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, ये जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये हमें मिलते कैसे हैं? ये जो है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो हमारे सजीव प्राणी होते हैं उनके मृत अवशेषों से बनते हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल यानी कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है।
उसके बाद हम कोयले के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर हमने क्या पढ़ा कि कोयला क्या होता है, काले रंग का होता है, कठोर होता है। ठीक, इसका उपयोग जो है हम खाना पकाने में करते हैं। इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ये। इसके अलावा रेलों में भाप उत्पन्न करके इंजनों को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी हम पढ़ चुके थे। ठीक, आगे हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा कोयला है उसकी क्या स्टोरी है। कोयले की कहानी हमने अच्छे से पढ़ ली थी कि 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ होगा, यह भी हम अच्छे से जान चुके थे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा स्टोरी ऑफ कोल में कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, क्या है कोयले की कहानी। कि 300 मिलियन वर्ष पहले जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे, वहां पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो वहां पर वन थे, घने वन मौजूद थे, वो क्या हो गए, मृदा में दफन हो गए। जब घने वन मृदा में दफन हो गए तो धीरे धीरे उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी की क्या आती रही, लेयर्स आती रही, और ज्यादा मिट्टी मिट्टी उनके ऊपर जमती गई। जब मिट्टी उनके ऊपर जमती गई तो वो क्या और गहराई में चले गए, और गहराई में जाने के कारण वहां तापमान अधिक बढ़ गया। अब तापमान अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण वो जो हमारे मृत पेड़ पौधे थे, मृत वनस्पति थी, वो किसमें धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई, और इसी प्रोसेस को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हम इसे पढ़ चुके थे। एक हल्का सा हमने एक हल्का सा रिवाइज हमने यहाँ पर भी इसे कर लिया, कार्बनीकरण। अब कार्बनीकरण द्वारा बनता क्या है, कोयला बनता है। कोयले में क्या होता है, देखो कोयला किससे बनता है, कार्बन से बनता है। किससे बनता है, कार्बन से बनता है। ठीक, चलो, जैसे कि हमने यहाँ पर कोयले की खान देखी, फिर हमने क्या कहा कि कोयला जो है उसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से बनते हैं। ठीक, दूसरी चीज, कोयले में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, और इसको जब हम वायु के साथ गर्म करते हैं, वायु के साथ गर्म करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न यहाँ पर होती है, जो कि एक हानिकारक गैस होती है। ठीक, अगली चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कोयले, जो कोयला है वो बनता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अ कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोयले में जो है मुख्यतः कार्बन पाया जाता है। ठीक, और जो धीमी प्रोसेस होती है, धीमी प्रक्रिया होती है, जहां पर जो हमारी मृत वनस्पति है वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है, उसे कार्बनीकरण कहा जाता है। जहां पर मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है। अब मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो रही है तो उसे क्या कहा जा रहा है, कार्बनीकरण कहा जा रहा है। दूसरी चीज, जब ये कोयला बन रहा है ना, ये बन किससे रहा है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो हमारे वनस्पति है उनके अवशेषों से बन रहा है। किससे बन रहा है, उनके अवशेषों से, जो हमारी वनस्पति है उनके अवशेषों से बन रहा है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, अब अगली चीज, व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसे वायु में गर्म किया जाता है, या हम कहें वायु में गर्म किया जाता है, तो कोल क्या होता है, जलता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, तो ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, हमने कोक के बारे में पढ़ा था। अब कोक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये टफ है, यानी कि कठोर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। वैसे तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन इसको डिटेल में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, ये कठोर है, टफ यानी कि कठोर, और सरंध्र, ठीक है, सरंध्र, और काला पदार्थ है, ब्लैक सब्सटेंस यानी कि काला पदार्थ है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक, ये क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि कोक जो है इस्पात के निर्माण में भी काम आता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस्पात के निर्माण में किया जाता है। और दूसरी चीज, धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई थी कि कोक जो है क्या होता है, कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक, दूसरी चीज, कार्बन का ये लगभग शुद्ध रूप है। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे कि इस्पात का निर्माण, इसका क्या उपयोग है कि ये इस्पात के निर्माण में काम आता है। दूसरी चीज, ये धातुओं के निष्कर्षण में भी उपयोग होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। अगला है हमारा कोलतार। अब कोलतार क्या होता है, देखो कोलतार भी एक प्रकार का क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कई जगहों पर हमने कोलतार देखा होगा।
अब जब हमने कोलतार देख रहे हैं तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके जो भौतिक गुण है वो हमें देखने से ही पता चल रहे हैं कि क्या है, ये एक प्रकार का काला रंग का गाढ़ा द्रव है। ठीक है, काला है, गाढ़ा है और द्रव है। ठीक, ये तीनों चीजें हमें पता है कि क्या है, ब्लैक है, थिक है और लिक्विड है। अगली चीज क्या है कि इसकी गंध जो है हमने सूंघी हुई होती है। ठीक है, तो इसकी जो गंध होती है ये अप्रिय गंध होती है, अनप्लीजेंट स्मेल इसे कहा जाता है। जब रोड बनती है, ठीक है, जब जब सड़कें बनती हैं, तो जब हम कभी आसपास रहते हैं तो हमने देखा होगा रोडों को बनते हुए, तो वहां पर एक इस तरीके से ही एक चिपचिपा पदार्थ हमने देखा है। ठीक है, तो वही क्या होता है, कोलतार होता है, और जिसकी गंध जो है बहुत अप्रिय होती है, बहुत दूर तक फैली होती है। ठीक, चलिए, अब दूसरी चीज क्या है, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है, ये जो कोलतार है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक, अब इससे कोलतार से जो है हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सिंथेटिक डाइज हमें यहाँ से मिलती है, ड्रग्स यानी कि जो हमारी औषधियां होती हैं वो भी हमें कोलतार से मिलती हैं। अगली चीज, जो विस्फोट होते हैं, परफ्यूम्स यानी कि सुगंध होती है, रूफिंग मटेरियल यानी कि सड़क निर्माण की सामग्री, रूफिंग मटेरियल यानी कि सड़क निर्माण की जो सामग्री होती है, उसके अलावा पेंट, जो हमारे पेंट होते हैं, ये सब ही जो है हमें कहाँ से मिलती है, ये सब ही हमें कोलतार से मिलती हैं। ये सारे जो जितने भी उत्पाद हैं, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि उत्पाद हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, कोलतार से मिलते हैं। इसके अलावा जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं, जो कपूर की गोलियां होती हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े मौत इनको भगाने के काम आती है, यह भी हमें कहाँ से मिलता है, कोलतार से ही मिलता है। इसका ये भी कैसे बनता है, कोलतार से ही बनता है। ठीक है, जैसे कि कपूर की गोलियां, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को संभाल करके रखते हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे कपूर के इस तरीके के सफेद सफेद बॉल्स होते हैं, जिनकी एक अलग सी गंध होती है। ठीक, उनको क्या करते हैं, कपड़ों के अंदर रखते हैं कपड़ों के अंदर, क्यों रखते हैं, ताकि कीड़े ना लगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, जितने भी कीड़े वगैरह आए वो सब क्या होते हैं, उसकी गंध से भाग जाते हैं, रिपेल कर देता है ये कीड़े मकोड़ों को, मौत को। ठीक, तो उसकी गंध से भाग जाते हैं। तो ये जो नैप्थलीन बॉल्स है यानी कि जो कपूर की गोलियां हैं, ये भी किससे बनती हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं, ये भी हमें कोलतार से मिलती हैं। ठीक, तो कोलतार के बारे में हमने कई चीजें पढ़ ली कि ये लगभग क्या है, 200 पदार्थों का मिश्रण है, पहली चीज हमने ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि ये काला रंग का है, गाढ़ा है और एक प्रकार का द्रव है, जिसकी कैसी गंध है, अप्रिय गंध है। इससे जो है हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि औषधियां होती हैं, छत निर्माण की सामग्री होती है, इसके अलावा पेंट है, सुगंध है, इस प्रकार की चीजें हमें यहाँ से मिलती है। ठीक, चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूफिंग मटेरियल, रूफ मतलब छत निर्माण की सामग्री। ठीक, छत निर्माण की सामग्रियां इससे मिलती हैं, औषधि मिलती हैं, सुगंध, परफ्यूम्स यानी कि सुगंध, सुगंध हमें इससे मिलती है, पेंट हमें इससे मिलती है। तो इस प्रकार से कई चीजें जो हैं हमें कहाँ से मिलती है, कई उत्पाद जो हैं जो हमें कोलतार से मिलते हैं। तो आपको कोलतार के बारे में समझ में आ गया होगा कि कोलतार क्या है, कैसे जो है कोलतार से हमें कई चीजें मिलती है और कोलतार की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कोलतार होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है कोल गैस यानी कि कोयला, कोयला गैस। अब कोल गैस क्या है, कोयला गैस क्या है, देखो, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल की प्रोसेसिंग द्वारा हमें कोक मिलता है, देखो इससे पहले हमने कोक के बारे में पढ़ा था कोक के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि कोयले से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कोयले से हमें कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और कोयला गैस मिलती है। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो कोयला है, कोयले से हमें तीन चीजें मिलती हैं। अब ये तीन चीजें क्या है, कोक,
कोलतार और ठीक है, कोक, कोलतार और कोयला गैस हमें कोयले से मिलती है। ठीक, तो कोक के बारे में हम पढ़ चुके, कोलतार के बारे में हम पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है कोयला गैस के बारे में। ठीक, अब कोयला गैस के बारे में हमें कहा जा रहा है कि कोल से जब हम कोक बनाते हैं, यानी कि कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोल से जब हम कोक बनाते हैं तभी हमें क्या मिलती है, कोयला गैस मिलती है। जब कोल से कोक बनाते हैं तो उस दौरान हमें क्या मिलती है, कोयला गैस मिलती है। उसी दौरान कोयला गैस क्या होती है, बनती है और हमें मिलती है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो जो हमारे कोयले जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, जहां पर कोयले की क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, जहां पर कोयले द्वारा कोल प्रोसेसिंग प्लांट से आप क्या समझते हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट हम किसे कहेंगे, देखो कोल प्रोसेसिंग प्लांट वो प्लांट है जहां पर कोयले से हम कोलतार ये चीजें बना रहे हैं, जहां पर कोयले से हम कोक बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास जितने भी उद्योग होंगे वहां पर कोयला गैस को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है, जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होंगे उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर हमें हमारी जो कोयला गैस है उसको किसके रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इतना था कोल गैस के बारे में, यानी कि कोयला गैस के बारे में। जैसे कि अब आप जान चुके हैं कि कोयला गैस हमें कैसे मिलती है, जब कोयले से कोक बना रहे होते हैं, कोयले से कोक बना रहे होते हैं तो उस दौरान तब हमें क्या मिलती है, कोयला गैस मिलती है। अब ये कोयला गैस जो है कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास जो उद्योग होते हैं वहां पर ईंधन के रूप में काम आती है। ठीक, इतना आपको यहाँ पर कोल गैस के बारे में पढ़ना है। इसे अब आप नोट कर लें अच्छे से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए नोट कीजिए। ठीक, चलो हमने क्या कहा, जब कोयले का प्रक्रमण करते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रक्रमण कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं, तभी हमें क्या मिलती है, कोयला गैस मिलती है। क्या मिलती है, ठीक, कोयला गैस मिलती है। ठीक, अब ये जो कोयला गैस है ये उपयोग कहाँ पर आती है, ये जो कोयला गैस है ना कहाँ पर ईंधन के रूप में उपयोग होती है, उद्योगों में। ठीक है, उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ठीक, अब कौन से उद्योगों में, जो हमारे कोयला प्रक्रमण संयंत्रों में, संयंत्रों के आसपास जो उद्योग होते हैं, कहाँ पर, जो हमारे कहाँ पर होते हैं, जो हमारे कोयला प्रक्रमण संस्थानों के आसपास के जो उद्योग होते हैं वहां पर ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब कोल गैस के बारे में आप जान चुके हैं कि कोल गैस क्या होती है, जब हम कोयले का क्या करते हैं, प्रक्रमण करते हैं तो उससे कोक बनाते हैं तो उस दौरान हमें कोयला गैस मिलती है। क्या मिलती है उस दौरान हमें, उस दौरान हमें कोयला गैस मिलती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो कोयला गैस है
उस दौरान हमें कोयला गैस मिलती है। अब ये जो कोयला गैस है ये ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है उद्योगों में, लेकिन कौन से उद्योगों में? जो हमारा कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आसपास के जो उद्योग होते हैं, वहां पर इसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इसे अब आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से हमें दो चीजें मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक है पेट्रोल और एक है हमारा डीजल। ठीक है, तो पेट्रोलियम से हमें दो चीजें मिलती है, पेट्रोल और डीजल। अब जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, किसमें उपयोग करते हैं? देखो, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, तो इन सब में ही हम क्या करते हैं? पेट्रोल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल एक ईंधन की तरह कार्य करता है, और जो हमारी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, इनको चलाने में काम आता है। ठीक है, इनको चलाने में उपयोगी होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें डीजल को, तो डीजल क्या होता है? जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, उनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। तो दो चीजें हमने पढ़ी, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल जो है, जो हल्के स्वचालित वाहन है, लाइट ऑटोमोबाइल्स, उनके लिए होता है। ठीक, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जो हमारे भारी मोटर वाहन है, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो उनके लिए डीजल उपयोग किया जाता है। ठीक, अब अगली चीज, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो जो हमारा पेट्रोल और डीजल है, ये हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, जो कि है पेट्रोलियम। यानी कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, कौन सा प्राकृतिक संसाधन? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसी से हमें क्या मिलती है? दोनों चीजें, पेट्रोल भी और डीजल भी, इसी से हमें मिलती है। तो ये आपको नोट करना है कि पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी कि ईंधन की तरह, फ्यूल यानी कि ईंधन, ईंधन की तरह उपयोग होता है किसमें? हल्के स्वचालित वाहन में। जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, तो इनमें जो है पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अब हमारे जो हैवी मोटर व्हीकल्स है, यानी कि भारी मोटर वाहन है, तो ये जो भारी मोटर वाहन है हमारे, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो इनको किस पे, इनको चलाने के लिए जो है डीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कैसे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आई पेट्रोलियम के बारे में। चलिए, तो नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक, अब पेट्रोलियम कैसे बनता है?
यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम का निर्माण कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, अभी तक हम कोयले के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कोयले के बारे में क्या क्या पढ़ा कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, पहली ये चीज। फिर हमने पढ़ा कि कोयले की क्या विशेषता होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कोयले के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कोयले से क्या क्या बनता है, जैसे कि कोक, कोलतार, कोयला गैस, ये सब कैसे बनते हैं और इन सब की क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या अलग अलग गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी आती है पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया कि पेट्रोलियम से जो है हमारा पेट्रोल और डीजल भी बनता है, ठीक। लेकिन अब हमें यह पढ़ना है कि ये पेट्रोलियम बनता कैसे है। जैसे हमने कोयले की कहानी पढ़ी थी, स्टोरी ऑफ कोल पढ़ी थी, वैसे ही हमें यहाँ पर पेट्रोलियम की कहानी पढ़नी है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ठीक। चलिए, यानी कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। कैसे, समुद्र में रहने वाले जीवों से। अब समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे बनेगा पेट्रोलियम, तो ऐसे बनेगा, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये जो हमारे प्राणी है, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, जब वो जीव क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, जब समुद्र में रहने वाले जीव मृत हो जाते हैं, तो देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो इनकी जो मृत शरीर होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो समुद्र के पेंदी में आ जाते हैं, ठीक। जब समुद्र के पेंदी में आ जाते हैं तो धीरे धीरे गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, तो धीरे धीरे ये मिट्टी और रेत की तहों द्वारा ढक जाते हैं, ठीक। हमने क्या कहा कि ये जो पेट्रोलियम है ये बनता कैसे है, यह बनता है समुद्र में रहने वाले जीवों से। समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे बनता है, जब ये समुद्र में रहने वाले जीव मृत हुए तो इनके जो मृत शरीर थे वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, पेंदी में चले, समुद्र के पेंदी में चले जाएंगे। जब ये समुद्र की पेंदी में चले गए इनके मृत शरीर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके ऊपर मिट्टी और रेत की तहें आई, जिनसे ये क्या हो गए, ढक गए। अब मिट्टी और रेत की तहों द्वारा जैसे ये ढक गए, तो वहां पर क्या हुआ, हजारों लाखों वर्षों में क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति के कारण और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वहां पर लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो ये मृत जीव थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए, ठीक। अब इसको एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हम जान रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि पेट्रोलियम जो है समुद्र में रहने वाले जीवों के द्वारा उसका निर्माण होता है। अब समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं जब ये मृत हुए तो इनकी जो मृत शरीर थे वो समुद्र के पेंदी में जा चले जाते हैं। जब ये मृत शरीर समुद्र के पेंदी में जाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी और रेत की तहों द्वारा ये ढक जाते हैं, ठीक। अब जब मिट्टी और रेत की तहों द्वारा ये ढक जाते हैं तो लाखों वर्षों में क्या हो जाता है कि वहां पर उच्च तापमान, उच्च दाब और वायु की अनुपस्थिति के कारण ये जो मृत जीव हैं धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये थी हमारी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की कहानी कि कैसे जो है पेट्रोलियम हमारा फॉर्म होता है, कैसे हमारा पेट्रोलियम बनता है। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में जो है आप नोट कर लीजिए, पॉइंट बन, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट बना करके लिखा है, आप इसे पॉइंट बना करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो कहाँ जो हमारे क्या है, जीव है, कौन से जीव, समुद्र वाले, समुद्र में रहने वाले जीव, ठीक। कैसे बनता है, समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा बनता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलो तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो जल रहता है, यहाँ पर तेल रहता है, यहाँ पर गैस रहती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना हमें कि नेचुरल गैस और जो हमारा पेट्रोलियम है कैसे डिपॉजिट रहता है।
इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। वहां पर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और बाकी के टॉपिक्स भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।